हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। और अभी हम लोग जेनेटिक मटेरियल के सर्च में अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसी टॉपिक के सीक्वेंस में एक और टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है, वो है हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग की हिस्ट्री है और ये तब से हो रही है जब आपने फर्स्ट टाइम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा होगा। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट तक चलना भी होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल के डिस्कवरी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि 1928 में दिया गया था, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर फाइंड आउट करने के लिए 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी के बारे में। ठीक है, तो हमने एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी के बारे में पढ़ा। और ये जो एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी जो थे, इन्होंने 1933 से लेकर 44 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके इन्होंने अपनी थ्योरी को बताई। तो इनके भी थ्योरी को माना नहीं गया। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट, मतलब ये भी एक्सेप्ट लोगों ने नहीं किया इनकी थ्योरी को कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने एंजाइम का यूज किया जिससे प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके बाद फिर और भी साइंटिस्ट लग जाते हैं डीएनए के, मतलब डीएनए को साबित करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी डिस्कवरी के फेज में 1952 में 1952 ईस्वी में, यानी 1952 में हर्शे और चेस ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम है या तो हम लोग इसको ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, या तो इसको हम लोग बलेंडर्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि 1952 में दिया गया था। तो हर्शे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, चलिए आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हर्शे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट को सबसे अनइक्विवोकल प्रूफ माना जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट तरीके से इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसमें क्या था कि इन्होंने क्या क्या किया, जरा इसको हम लोग समझते हैं। The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Hershey and Martha Chase in 1952। 1952 ईस्वी में आपका हर्शे और चेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्या लिया, एक ऐसा वायरस लिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसका नाम था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो, कोई बहुत सारी से बैक्टीरियोफाज भी बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। बैक्टीरियोफेज, नाम में बैक्टीरिया लगा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। कैसा वायरस है? एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो हमने एक वायरस लिया बैक्टीरियोफेज और साथ में हमने एक बैक्टीरिया चूज किया, इकोलाई। ठीक है, तो हर्शे और चेस के इस एक्सपेरिमेंट में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बैक्टीरियोफेज रोल प्ले करता है। बैक्टीरियोफेज का ये जो आउटर कोट है, आप ये जो आउटर कोट देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज का, ये वाला आउटर कोट ये प्रोटीन का बना होता है, और जो इनर कोट है वो डीएनए होता है। ठीक है, आप समझ गए अच्छे से। और ये इकोलाई बैक्टीरिया है जिसको बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है। तो इसके बाद क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को 2 अलग अलग कल्चरल प्लेट, यानी 2 अलग अलग मीडियम में ग्रो कराते हैं। एक ऐसा मीडियम, ठीक है, जो कि जिसमें सल्फर हो, और एक ऐसा मीडियम जिसमें फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर हो। इस कल्चरल प्लेट पे, ये जो कल्चरल प्लेट है, इस कल्चरल प्लेट पे हमें डिफरेंट बैक्टीरियोफेज को डेवलप करने हैं। ठीक है, तो जब आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका आउटर कोट प्रोटीन का बना होता है और जो इनर कोट होता है वो डीएनए होता है। तो हुआ यूँ कि जब बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर में जब इनको ग्रो कराया जाने लगा, तो इनके अंदर में जो प्रोटीन था उसने सोचा कि हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि सल्फर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ देखिएगा, जब इस केस में आपका जो बैक्टीरियोफेज बाहर आए, मतलब इनसे जो बैक्टीरियोफेज को निकाला गया, वो बैक्टीरियोफेज में क्या हुआ कि इनका जो आउटर कोट था ये वाला, ये, ठीक है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, ये क्या हुआ, ये रेडियो एक्टिव हो गया। प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्यों हुआ, क्यों रेडियो एक्टिव हुआ?
रेडियो एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि ये सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया गया था। जब सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया जाएगा तो इसका जो प्रोटीनस पार्ट है बैक्टीरियोफेज का, वो जाहिर सी बात है कि जो सल्फर होंगे उसको जल्दी जल्दी क्या करेगा, अपने बॉडी में ऑब्जर्व करेगा। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला जो मीडियम लिया गया, इस मीडियम में जो आपका बैक्टीरियोफेज है, इस मीडियम का बैक्टीरियोफेज को जब बाहर निकाला गया तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है, देखिएगा इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो आउटर कोट है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, और इसका जो अंदर में जो डीएनए है, अंदर का जो डीएनए वाला पार्ट है ये वाला, ये ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आ रही है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी नज़र आ रही है। अब रेडियो एक्टिव नज़र आ रहा है उसमें। अब क्या हुआ कि इन दोनों बैक्टीरिया को बारी बारी से ई कोलाई के ऊपर छोड़ दिया गया इन्फेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? इन्फेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए। तो होगा क्या उस केस में क्या हुआ कि ये जो दो हमारे बैक्टीरिया मिले, इसमें दोनों केस को समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट केस जो ये केस बोलता है, इस केस में क्या है अभी तक हमें नहीं पता। ये जो आउटर कोट जो बाहर वाला है, आउटर कोट, हम आउटर कोट को कलरिंग कर लेते हैं अलग से। ये जो आउटर कोट इसका जो है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव हो चुका है। क्यों रेडियो एक्टिव हो चुका है? क्योंकि आपका ये सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया था। कहाँ ग्रो किया था? सल्फर वाले मीडियम में। तो हुआ ये कि जब इसको इन्फेक्ट कराया गया ई कोलाई को, तो इन्फेक्ट कराने के बाद फिर जैसे इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियोफेज ने क्या किया कि अपना कुछ मटेरियल ई कोलाई तक ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें नहीं पता उसने क्या ट्रांसफ़र किया, लेकिन जो भी ट्रांसफ़र किया वो जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ई कोलाई जो है वो अब जैसे मान लेते हैं जो काम हो गया, तो काम फिनिश होने के बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट प्रोसेस इन्फेक्शन होता है। सेकेंड प्रोसेस होती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, जैसे कि मिक्सर होता है ना, इसे घुमाते ऐसे, तो इसको घुमाने के बाद क्या हुआ कि जो आपके बैक्टीरियोफेजेस थे वो ई कोलाई के ऊपर से हट जाते। जैसे ऐसे बैक्टीरियोफेज होगा, ऐसे ऊपर में ऐसे होगा, तो ये क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, छोड़ दिया। और लास्ट प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन कराता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है स्पिनिंग, यानी पूरा जोर जोर से घुमाया जाता है, जिससे ट्यूब में क्या हो कि जो हैवी पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाए और जो लाइट पार्टिकल्स ऊपर चला जाए। तो इसमें हैवी है बैक्टीरिया और लाइट पार्टिकल्स है कौन सा, बैक्टीरियोफेज। तो हुआ ये कि जब दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया गया सेंट्रीफ्यूगेशन में, ई कोलाई बिल्कुल अलग हो गया, तब ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर में तो रेडियो एक्टिविटी शो हो ही नहीं रही है। तो रेडियो एक्टिविटी शो कहाँ हो रहा है? रेडियो एक्टिविटी जो है वो इन्हीं बैक्टीरियोफेजेज के पास शो हो रही है, इन्हीं बैक्टीरियोफेजेज के पास। बट दूसरे केस में क्या किया गया, ठीक है, दूसरे केस में अब इसके पास तो देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इसी में शो कर रही है, क्योंकि इसका जो आउटर कोट था वो प्रोटीन का बना था, तो शो इसी में करते रह गया, पता ही नहीं चला। जब दूसरा केस में क्या किया, जब इसको फास्फोरस मीडियम में जब ग्रो किया गया बैक्टीरियोफेजेस को, और जब उसको इन्फेक्ट कराया गया, तो इसने भी अपना कुछ मटेरियल ट्रांसफर किया ई कोलाई में। फिर ब्लेंडिंग किया गया। ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये पाया गया कि जो हेवी पार्टिकल्स थे जो नीचे बैठ गए थे ई कोली, ठीक है, वो क्या हुआ कि उसमें रेडियो एक्टिविटी शो होने लगी, और जो ऑलरेडी पहले से रेडियो एक्टिव थे जो बैक्टीरियोफेजेस, ये जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस थे, उनमें रेडियो एक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, जब खत्म हो गया रेडियो एक्टिविटी कि फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, इन्फेक्शन, सेकेंड प्रोसेस ब्लेंडिंग, इसमें भी इन्फेक्शन होगा, ब्लेंडिंग होगा। ये दोनों केस है। दोनों केस को हम लोग समझते हैं कि एक ट्यूब लिया गया, दोनों में ध्यान देखिएगा, किसी भी ट्यूब में जो आपका हैवी पार्टिकल्स जो नीचे जो जम जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैलेट, और जो ऊपर में जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलाता है सुपरनेंट्स। तो यहाँ पर पैलेट कौन है, यहाँ पर पैलेट है ई कोली बैक्टीरिया, और सुपरनेंट्स कौन है, वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब क्या हुआ, जब हर्शे और चेस ने देखा कि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट केस में जब सल्फर में डुबाया गया था बैक्टीरियोफेज को, तो देखा ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपके बैक्टीरियोफेजेस के ही हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बैक्टीरियोफेजेस के ही हैं। ठीक है, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी उसी में सो रही है, जबकि यहाँ पर जो नीचे में जो बैठा हुआ है ई कोली जो बैठ गया, इसमें रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। इसका मतलब कि प्रोटीन जो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है,
और सेकेंड केस में जब उसको फास्फोरस के मीडियम में जब ग्रो कराया गया था, जब इन्फेक्शन ब्लेंडिंग के बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, तो ऊपर वाले भाग को मैंने अभी क्या बोला, जो ऊपर में जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं सुपरनेट्स, और जो नीचे में बैठ जाता है उसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में जो पार्टिकल्स लाइट था वो बैक्टीरियोफेज था, तो बैक्टीरियोफेज के पास रेडियोएक्टिविटी शो नहीं हो रही है, किसके पास शो हो रही है, वो शो हो रहा है ये जो नीचे में जो बैठा हुआ ई कोली था इसके पास शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरियोफेज थे उन्होंने ई कोली में अपना जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया वो प्रोटीन नहीं डीएनए था, तो इसको अनइक्विवोकल प्रूफ माना जाता है। और फाइनली 1952 में हर्शे और चेस ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। दैट्स